चौरी चौरा पढ़ा है, इसके आगे पढ़ाई होगी सविनय अवज्ञा की ओर। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा चला था कॉन्सेप्ट वो किस पे चला था? वो चला था असहयोग आंदोलन पे, यानी कि सरकार की शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हमारा सहयोग नहीं होगा। ठीक है, मूल भारतीयों द्वारा, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, मध्य वर्ग हो, उच्च वर्ग हो अथवा निम्न वर्ग। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमेशा ही जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो इसमें क्या है, विश्वास नहीं रखते होंगे या इससे अलग होंगे। उसकी चर्चा जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपके द्वारा करूंगा। आप डिटेल में अगर चाहें तो कहीं और से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें भी हैं सविनय अवज्ञा पे, ठीक है, लिखी हुई, विशेष तौर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में, तो उसमें आप और ज्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं। चूंकि यहाँ पे सार्वजनिक पढ़ाई करनी है हमें, और हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपने चैप्टर को भी कवर करना है, क्योंकि समय सीमित है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फुल फोकस उसी पे कहेंगे जो हमारे बुक में दिया गया है कॉन्सेप्ट के रूप में। ठीक है, आ जाइए। असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? देखिए, भीषण हिंसा हुई थी, इसी कारण गांधी जी ने क्या किया था, इसे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, रोक दिया था। क्योंकि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य जो गांधी जी ने रखा था, वो क्या रखा था? हम हिंसात्मक कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, हम अहिंसा के रास्ता के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, स्वराज की प्राप्ति करेंगे और देश के स्वतंत्र कराएंगे। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। ठीक है, फरवरी 1922। तो देखिए 1922 से लेके जो हमारा 1922, ठीक है, 1922 से लेके और 1929 तक, 1929 तक ये क्या है? देखिए 1922 से 1929 तक महात्मा गांधी क्या है, बिल्कुल ही निष्क्रिय रहे। निष्क्रिय रहने के भी बहुत सारे कारण थे, अलग अलग कारण थे, क्योंकि बहुत सारे इस समय राजनीतिक बंदी बना लिए गए थे बहुत सारे लोग। आंदोलन चूंकि असहयोग विफल हो गया था, इसके कारण भी महात्मा गांधी निष्क्रिय स्वरूप में आ गए थे। उसके बाद से 1929 में आपका कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन में तो वहां पे देखिए 1922 से 1929 के बीच में चूंकि अहिंसावादी लोग क्या थे, निष्क्रिय हो गए थे। इस समय क्या सक्रिय थे? इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय उग्रवादी दल था, जो क्रांति कर रहा था, जिन लोगों का मानना यह था कि स्वतंत्रता क्या है, हमारा अधिकार है और इसे हम क्या करेंगे, बलपूर्वक हासिल करेंगे। तो ये लोग हिंसा के द्वारा हासिल करते हैं। हिंसा के द्वारा कैसे? मतलब कहते हैं ना कि एक कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। यानी ये लोग ये मानते थे कि जिस प्रकार हमारे ऊपर शस्त्रों के बल पे राज किया जा रहा है, उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, शस्त्रों को धारण करेंगे और हिंसा के माध्यम से, यानी अंग्रेजों से क्या करेंगे, भीषण युद्ध करेंगे और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। तो चूंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे राष्ट्रपिता जो थे वो बिल्कुल से अहिंसावादी व्यक्ति थे, तो अहिंसावादी होने के कारण ये किसी भी मामले में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसी समय आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद को देखेंगे, इसी समय आप भगत सिंह को देखेंगे, इसी समय आप राम प्रसाद बिस्मिल को देखेंगे। ये सभी लोग क्या थे? ये सभी लोग उग्र दल के लीडर थे। ठीक है, उग्र दल के सदस्य रहे। तो देखिए आगे,
असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, यानी आंदोलन क्या है, हिंसा का स्वरूप धारण कर रहा है, मारपीट हो रही है इसमें। मतलब मारपीट का मतलब यह है कि इसमें बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। और दूसरे नंबर देखिए, जब किसी भी प्रशासन के विरुद्ध आप हिंसा की कार्रवाई करेंगे तो वह प्रशासन क्या करेगा, आपको मुकदमे चलाए जाएंगे, आपको जेल में डाला जाएगा, बहुत सारी क्या है कानूनी प्रक्रिया की जाएगी, उसके लिए कानूनी प्रावधान बने हुए हैं। लेकिन अहिंसा, चूंकि अहिंसा क्या है, अहिंसा ऐसी धारणा है, समय तो लगता है अहिंसा में, लेकिन सफलता प्राप्त होने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। इसीलिए हमेशा ही महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पे चलते रहे थे, अहिंसावादी व्यक्ति थे। और सत्याग्रहियों का व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, यानी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको ये भली भांति प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए कि आंदोलन में किस किस प्रकार से कदम उठाए जाएंगे, किस किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। दूसरे नंबर कि हिंसात्मक कार्यों से ज्यादा क्या है, अहिंसात्मक कार्यों को किस प्रकार से करना है और हिंसा से कैसे क्या करना है, हमारे आंदोलन को बचा के रखना है। इन सभी के प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। देखिए, मैंने बताया था ना कि बहुत लोग सहमत भी थे इस आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, और बहुत लोग असहमत भी थे, और दोनों के ही कारण अपने अलग अलग रहे। और किसी भी कार्य के लिए यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपके कार्यों से कुछ लोग सहमत भी होंगे और कुछ लोग असहमत भी होंगे, और सबके अपने कारण होंगे। ठीक है, तो वही चीज इसमें है। उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही राजस्व पार्टी का गठन कर डाला। ठीक है, तो आप देखेंगे 1919 के संदर्भ में एक यहां पे पॉइंट आता है राजस्व पार्टी के गठन का। ठीक है, राजस्व पार्टी का गठन किसने किया था? दो लोग इसके प्रथम सदस्य बने थे। पहला थे CR दास और दूसरा थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्व पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, और कब किया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। हमने बताया था कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे, गरम दल भी था, नरम दल भी था, हिंसावादी भी था, हिंसावादी भी था। तो आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जैसे, ठीक है, लीडर, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर, ये सभी लोग इसमें कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, अंतरिम बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। विश्वव्यापी मतलब संपूर्ण विश्व पर आर्थिक मंदी। ठीक है, ये क्या था, 20 का आखिरी दशक था। ठीक है, तो आप देखेंगे यही वो दशक भी था 1928, 29, ठीक है, ये सारे जो दशक चल रहे थे। ठीक है, तो यही क्या थे, इनके आर्थिक मंदी के असर थे। आर्थिक मंदी में देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि आर्थिक मंदी में महंगाई बढ़ जाएगी। अब महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता को असर होगा, आम जनता के लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी खरीदनी। तो उसका क्या होगा, सरकार के विरुद्ध कहीं ना कहीं गुस्सा होगा या सरकार की नीतियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी।
ठीक है। तो 26 से 30 तक, ठीक है, ये सभी मंदी का ही दौर है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कृषि उत्पाद क्या हो रहा है, चूंकि आर्थिक मंदी आ गई, धन किसी के पास था नहीं, तो कृषि उत्पाद खरीदे कैसे जाएंगे, और जब खरीदे नहीं जाएंगे तो उनकी कीमत क्या होगी, गिर जाएगी। निर्यात कम होने लगा, किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इस पृष्ठभूमि ने ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, कौन सरकार थी, टोरी सरकार, एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था कि जो भारतीय संविधान व्यवस्था कार्य कर रही है वह किस प्रकार से कर रही है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं जिनका सुधार करना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य इसका ठीक ही था, उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। देखिए इसमें यह सबसे पहली कमी इसमें क्या थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए समीक्षा किसकी करनी है, भारत की करनी है। सुविधाएं किसको देनी है, भारत को देनी है। जानकारी किससे करनी है, भारतीय लोगों के बारे में जानकारी करनी है। तो भाई सुख दुख तो आप तभी जान पाएंगे ना, सुख दुख सबसे ज्यादा कौन जान सकता है, जो आपके परिवार का सदस्य हो वही आपके परिवार का सुख दुख सर्वाधिक जानेगा। लेकिन इसमें क्या हो गया, आयोग का गठन तो हुआ लेकिन भारतीय सदस्य कोई नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो ये किसकी सुविधाओं का ध्यान देंगे, भारतीयों की सुविधाओं का ध्यान देंगे या अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की सुविधाओं का ध्यान देंगे। देखिए आगे आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना, ये नारा था। ठीक है, ये नारा दिया गया था। ठीक है, तो 1928 में जब भारत पहुंचा साइमन, तो सबसे पहले नारा दिया गया कि भैया साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। ये इंग्लिश में आप कहेंगे साइमन कमीशन गो बैक के नारों से स्वागत किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना, समय नहीं बताया कि कब होगा। वो तो वही चीज है ना कि किसी बच्चे ने जिद पकड़ी कि मुझे कोई चीज चाहिए, ठीक है, और उसको कह दिया गया बेटा तुम्हें वो चीज ला के दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी ये नहीं बताया गया। भाई एक दिन में भी आ सकती है, एक महीने भी लग सकते हैं, एक साल भी लग सकते हैं, या फिर कई वर्षों भी लग सकते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, देखिए लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है।
जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से कांग्रेस के सभी नेताओं के द्वारा मान लिया जाता है, तय किया गया। यहीं पे देखिए पूर्ण स्वराज की मांग को भी माना गया, उस प्रस्ताव को भी पास किया गया। दूसरे नंबर यहीं पर तिरंगे को फहराया भी गया। लाहौर अधिवेशन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं टॉपिक के रूप में, ठीक है। अगर आपकी जानकारी थोड़ी और चाहिए तो आप अलग से लाहौर अधिवेशन पढ़ सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया, ठीक है। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। अब चूंकि सब लोग भाई शपथ तो ले लिया गया कि हमें पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है, ठीक है। दूसरे नंबर क्या कहा गया? कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन चूंकि यह सब प्राप्त करने के लिए, यह परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या था? एक बहुत बड़े नेता की आवश्यकता थी जो पूरे देश को एक साथ लेके चल सके। और यह कार्य कौन कर सकता था? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ही कर सकते थे। क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता ऐसे ही नहीं कहे जाते। सबसे बड़ी खासियत इनकी ये थी ना कि जब ये चलते थे तो कहते पूरा राष्ट्र इनके पीछे चलता था। तो अब महात्मा गांधी जी को इसमें रास्ता ढूंढना था, तो उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया, रास्ते निकाले कुछ। इसमें आपका आएगा नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 3.1, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 की क्या रही, ये आपको लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए रहेगा, आप जानकारी रखेंगे इसकी। देखिए नमक यात्रा, चूंकि सभी लोग जब गांधी जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब आप ही कोई विकल्प निकालिए। तो अब गांधी जी ने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात, अब हम लोग क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो करेंगे, लेकिन गांधी जी ने एक शर्त रखी थी सबके समक्ष कि इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई हिंसा नहीं की जाएगी, या आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसा के माध्यम से चलाया जाएगा। यदि हिंसा हुई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी मैं वापस ले लूंगा, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं नमक यात्रा, दांडी मार्च जिसे कहा जाता है, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण जो था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी, वही हमारा क्या कहा जाता है? नमक यात्रा कही जाती है या दांडी मार्च कहा जाता है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि भाई नमक चूंकि जनसाधारण अथवा उच्च सब में समाहित था। आज जो आप नमक खा रहे हैं उस समय की बात करें तो उस समय ये नमक क्या था? पूर्ण रूप से कर योग्य था, यानी इस पे भारी राजस्व चुकाना पड़ता था आम जनता को भी और सभी लोगों को भी, ठीक है। तो चूंकि अब ये नमक की आवश्यकता तो सबको थी, भाई भोजन सबको करना है, जीवन सबको जीना है, तो इसीलिए नमक क्या था? आधार। देखिए वो चीज उठाई जाएगी किसी भी आंदोलन के लिए, वही पॉइंट टच किया जाएगा, उसी पॉइंट को सर्कुलेट किया जाएगा जो क्या हो? सभी का बेस हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना।
तो वही चीज हुआ। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने, ठीक है, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। क्या किया? एक खत लिखा। क्यों? क्योंकि देखिए, आंदोलन तो शुरू करना ही करना था, सबने बन गया, लेकिन कुछ लोगों ने गांधी जी से कहा कि एक बार क्या करना चाहिए, वायसराय से बात करनी चाहिए, क्या पता कि वो मान ही जाए ऐसे ही, तो आंदोलन की आवश्यकता ही ना पड़े। तो भाई किसी को भी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले किसी को भी मौका देना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी, ठीक है। 11 सूत्रीय मांग थी, यानी कुल 11 तरह की बात इसमें कही गई थी कि हमारी यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके क्या थे, उन्होंने अपने शर्त रखे थे, ठीक है। गांधी जी के इस मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके, ठीक है। तो इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ क्या था, मांगे थी। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने मांग किया था कि भाई नमक कर को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। नमक को कर से मुक्त कर दिया जाए, यानी जो नमक का उत्पादन होता है, जो नमक की बिक्री होती है, उस पे कोई भी सरकारी कर निर्धारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी मांगे थी, कुल 11 मांगे जो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसमें इन्होंने कहा था कि भाई रक्षा के ऊपर जो व्यय हो रहा है, आपने देखा था कि रक्षा के ऊपर भी क्या हो रहा था, भारी व्यय हो रहा था, सरकार भारी रकम खर्च कर रही थी, तो उसे भी क्या किया जाए। चूंकि सेनाएं बहुत ज्यादा, अंग्रेज क्या थे, चूंकि राज कर रहे थे, उनको शासन करना था और बहुत सारी जगहों पे कब्जे करते थे, तो इसके लिए उन्हें भारी सेना रखने की जरूरत पड़ती थी। और विशाल सेना के लिए क्या होता है, भारी भरकम धन खर्च करना पड़ता है। तो गांधी जी ने कहा था कि इसको कम करके क्या किया जाए, आधा कर दिया जाए, ठीक है। दूसरे नंबर और भी बहुत सारी बातें थी। इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि जो राजनैतिक बंदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। उसके बाद से गांधी जी ने कहा था कि जो क्या है, मुद्रा का निर्धारण है, इसे भी क्या किया जाए, दुरुस्त किया जाए। दूसरा नंबर और उन्होंने बातें कही थी। उसके बाद से उन्होंने यह भी कहा था कि जो लगान लिया जाता है, जिसे चुकता करने के लिए जनता को क्या है, भारी मात्रा में, चूंकि आर्थिक मंदी थी, उत्पादन हो नहीं पाता था, लोग चारों ओर परेशान हैं और लगान जबरदस्ती वसूला जा रहा है, तो गांधी जी ने उसके लिए भी कहा था कि भाई लगान को क्या किया जाए, घटाकर आधा कर दिया जाए। ऐसे ही उन्होंने कुल 11 सूत्रीय मांगों की चर्चा की थी। वो आप देख सकते हैं, वो आप कहीं से भी नोट कर सकते हैं, नेट के माध्यम से ही। अगर आप चाहें तो आप अलग से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक को अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था, ठीक है। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था, ठीक है ना,
इन्होंने भाई सोच समझ के पत्र तो लिखा, 11 मांग लिखे और चेतावनी भरा पत्र लिखा, मगर हाँ लिखा था उसमें यह भी लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। भाई गांधी जी ने क्या किया भाई, एक आधार तैयार कर दिया कि हमारी ये मांगे आप पूरी करिए, जो आम जनता की हैं इन मांगों को आप पूरी कर देंगे तो सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी आंदोलन नहीं होगा। अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ, कितने लोग थे कुल, 78 थे, ठीक है ना, नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होना था। दूरी कितनी थी, 240। कहां से, गांधी जी के आश्रम से। आश्रम कहां था, साबरमती में था, ठीक है। तो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही पॉइंट वाइज क्लियर रखना होगा ताकि हमारा आंसर बढ़िया से बढ़िया तैयार हो सके और नंबर सबसे अच्छे प्राप्त हो सके। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग, कितने दिनों तक यात्रा की, 24 दिन तक लगभग 10 मील का सफर तय किया। प्रतिदिन कितना करते थे, 10 मील। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते, ठीक है ना। तो मैंने बताया था गांधी जी का प्रभाव क्या था, बहुत ही ज्यादा जनता के लिए प्रिय था। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, ठीक है। एक तरफ यात्रा हो रही है और एक तरफ जनता को क्या कर रहे हैं, उनके मुद्दों को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमें क्या प्राप्त करनी है। आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों को की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह क्या था, कानून का उल्लंघन था, ठीक है ना। तो उस समय क्या था, कोई भी समुद्र का पानी लेके खुद नमक नहीं बना सकता था। जो सरकार नमक वितरण कर रही थी उसे ही क्या करना था, परचेज करना था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, खुद ही नमक बनाया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यहीं से इसका क्या है, दांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, ठीक है। तो ये सब 11 सूत्रीय मांग जो थे उसमें शामिल थे। उसी मांग में यह भी शामिल था कि जो विदेशी कपड़े, चूंकि हमारे यहाँ क्या था, लघु एवं कुटीर उद्योग था, तो हमारे यहाँ हाथों से कपड़ा तैयार होता था। हाथों से कपड़ा तैयार होने पर क्या होता था, वो कास्टली होता था थोड़ा सा, और जो आयात किया जाता था इंग्लैंड से वो कपड़े सस्ते होते थे। तो लोग क्या करते थे, चूंकि भारी मात्रा में आयात करते थे अंग्रेज, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के क्या हो, विदेशी कपड़े को खरीदे, जिससे सारा का सारा धन क्या हो, इंग्लैंड की तरफ चला जाए, ठीक है। तो गांधी जी ने इसके लिए भी कहा था कि कपड़ों के आयात को क्या कर दिया जाए, घटाकर कम कर दिया जाए,
ठीक है, तो ये सभी उनके मांगों में शामिल थे। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग आपको बताया ही था मैंने। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। ठीक है, तो कांग्रेसी जो लोग थे उन्हें क्या होना पड़ा, गिरफ्तार होना पड़ा। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। देखिए चित्र दिया गया है, यहां आप देख भी सकते हैं किस तरह का माहौल था, क्या परिस्थितियां थी। बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। भाई अंग्रेजी सरकार चूंकि पूरी तरह से क्या थी, हर साधन संपन्न थी, व्यवस्था उन्हीं की थी। ठीक है, तो वो इतने आसानी से मानने के लिए तो तैयार थे नहीं। अगर मानने को तैयार होते तो इरविन ने 11 सूत्रीय मांगों को गांधी जी के पहले ही मान लिया होता, क्योंकि गांधी जी ने चेतावनी तो दे ही दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। एक समझौता हुआ जिससे यह आंदोलन वापस लिया गया। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन आपका होता है ऐसे गोल सा मेज होता है और इसमें हर जगह चेयर लगी रहती है और जितने भी लोग रहते हैं वो सभी इसी मेज के किनारे किनारे चेयर पे क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, सभी लोग किनारे किनारे बैठे रहते हैं और वहीं पे क्या होती है, बातचीत होती। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर रजा हो गई। यानी जो भी लोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए थे उन्हें क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। तभी क्या करेंगे, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाकर और वहां पे क्या करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे या फिर सरकार से बातचीत करेंगे। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। ठीक है, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। जब वहां से ये वापस लौटे तो इन्होंने देखा कि सरकार ने क्या किया है, बहुत कड़ी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ठीक है, आंदोलनकारियों के प्रति भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। ठीक है,
तो उसके बाद से देखिए 3.2 में लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अब हमने क्या अभी तक पढ़ा था, असहयोग आंदोलन में लोगों ने कैसे लिया, क्या क्या विचारधाराएं थी, उसका किस किस अभिप्राय से। भाई सभी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने आकांक्षाओं और अपने अपने विचारों से उसके अर्थ क्या थे, अलग अलग लगाए थे। उसी प्रकार से इसमें भी हम देखते हैं क्या अर्थ लगाए गए थे विभिन्न समुदाय एवं लोगों के द्वारा। आइए देखें, सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे और उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। आइए देखते हैं। गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने स्वयं सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। ठीक है, उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। ठीक है ना। तो यहां पे क्या था, ये जो गुजरात के पट्टीदार किसान थे और उत्तर प्रदेश के जाट जो आंदोलन के लोग थे, आंदोलनकारी लोग थे, उनके लिए क्या था, लगान के खिलाफ लड़ाई किसके विरुद्ध थी, सरकार के भारी लगान के खिलाफ थी। उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। भाई चूंकि एक बार आंदोलन चला, उसके बाद से वापस लिया गया, फिर दोबारा आंदोलन चला, तो कहीं न कहीं लोगों में इसकी निराशा क्या थी, बन गई थी कुछ लोगों के मध्य। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टों पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्हें कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः क्या थी, हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध क्या थे, अनिश्चित बने रहे। ठीक है, तो छोटे मोटे आंदोलनों में चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी तो वह कहीं न कहीं अपनी प्रतिष्ठा को भी क्या रखती थी, मायने लेने लगी, जिसके कारण जो छोटे छोटे किसान लोग थे वो क्या थे, इससे अनिश्चित रूप से अलग होने लगे या कहीं न कहीं उनमें आपस में क्या होने लगा, मन में हिचकिचाहट आने लगी। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। देखें अध्याय 5। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। तो यह भी मांग गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों में शामिल की थी कि विदेशी विनिमय अनुपात क्या हो, कहीं न कहीं संशोधित किया जाए जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए इन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने नेतृत्व में उद्योगपतियों भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो व्यापारी लोगों ने क्या किया कि जो बाहर से सामान आ रहे थे उसे खरीदने और मार्केट में बेचने से इनकार कर दिया, जिससे आयात का स्तर क्या होगा, गिर जाएगा और आंदोलन की सफलता क्या होगी, और मजबूत हो जाएगी। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी क्या हो गया, मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपतियों कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की, गोदी क्या होती है, गोदी आपकी होती है समुद्र पत्तन, आपने देखा होगा जहां पे समुद्री जहाज आके रुकते हैं तटीय क्षेत्रों पे, उसे क्या कहा जाता है, गोदी कहा जाता है। वहां पे उनसे समुद्री जहाजों से माल उतारा जाता है और क्या होता है कि माल उसमें चढ़ाया जाता है। ठीक है, 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यस्थल में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया। ये देखिए औरतों की स्थिति यहां इस चित्र में दिखाई गई है। आंदोलन में देख रहे हैं कितनी औरतें हैं, तो औरतों का भी इसमें क्या रहा, समान योगदान बना रहा, अतुलनीय योगदान बना रहा। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी के आह्वान के बाद औरतों की राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। ठीक है ना, यानी राष्ट्र की सेवा क्या हो गई, सर्वोपरि लगने लगी इनको। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी मां व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों की जगह देने में हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, यानी क्या हो, औरतें उपस्थित तो रहे लेकिन किसी विशेष निर्णय में इनकी हिस्सेदारी न हो। कांग्रेस इसी विचार से सहमत थी और गांधी जी का विचार क्या था, गांधी जी का विचार भी यही था कि औरतें चूल्हा चौका संभालें, अच्छी मां के दायित्वों का निर्वहन करें और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह
करें। सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी? सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 सालों तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान, तो हरिजन क्या माना उन्होंने? ईश्वर की संतान। हरिजन का तात्पर्य क्या है? ईश्वर की संतान। हरिजन, तो हरि क्या है? ईश्वर है, और जन क्या है? उसकी संतान है। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुआं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के लिए काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। भाई, किसी को अलग से अधिकार देंगे और किसी को आप छोड़ देंगे तो क्या होगा? समाज में कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति आ जाएगी और समाज क्या होगा? एकता के बंधन से टूटकर बिखर जाएगा। तो गांधी जी के विचारधाराएं आप देख सकते हैं राष्ट्रपिता के रूप में कितनी श्रेष्ठ थी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसमें दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगे। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए और यही चीज क्या है? महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया
1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा केंद्रीय विधानसभा में सीट आरक्षित हो। कौन सी जगह पे? जहां पे जो प्रांत मुस्लिम बाहुल्य हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी। इससे इस मुद्दे का समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। ठीक है, तो इन्हें एक भय व्याप्त हो गया था। क्या भारत में क्या है, हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक है और मुस्लिम क्या है, कम है। तो इसमें क्या है, मुस्लिम कहीं न कहीं अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। ठीक है।